नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा। पांचवें चरण का दंगल आप देख रहे हैं। फरवरी से शुरू हुए विधानसभा चुनाव के 4 चरण पूरे हो चुके हैं। पांचवें चरण का मतदान आज हो रहा है। पांचवें चरण का मतदान अवध के पूर्वांचल के 12 जिलों के 61 सीटों पर हो रहा है। 7 चरणों में से पांचवें चरण में ही सबसे ज्यादा 61 सीटें हैं और यही वजह है कि राजनीतिक दल अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। पांचवें चरण में राम जन्मभूमि अयोध्या से लेकर प्रयागराज चित्रकूट में सियासी जंग होनी है। यहां बीजेपी को अपने किले को बचाए रखने की चुनौती है, तो वहीं समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और सत्ता में वापसी की यहां से उम्मीद भी लगाई जा रही है। वहीं कांग्रेस के लिए भी इस चरण में एक बड़ी चुनौती है। कांग्रेस के सामने अमेठी और रायबरेली की सीट चुनौती है। वहीं 2019 के चुनाव में कांग्रेस के राहुल गांधी को अमेठी में हार का मुंह देखना पड़ा था। आपको बता दें कि पांचवें चरण की जिन 61 विधानसभा सीटों पर चुनाव हो रहे हैं उनमें 90% सीटों पर बीजेपी और अपना दल गठबंधन का कब्जा है। वहीं 2017 के विधानसभा चुनाव में इन 60 सीटों में से 47 सीटें बीजेपी ने जीती थी, जबकि उसके सहयोगी अपना दल एस को 2 सीटें मिली थी। वहीं सपा के खाते से महज 5 सीटें मिली थी और इसके अलावा कांग्रेस को एक सीट पर जीत मिली थी और 2 सीटों पर निर्दलीय जीत हासिल की थी। वहीं बसपा इस चरण में खाता भी नहीं खोल सकी थी। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव अब निर्णायक मोड की तरफ बढ़ चुका है। आज पांचवें चरण में 12 जिलों की 61 सीटों पर वोटिंग चल रही है। 2 करोड़ 25 लाख वोटर 693 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगे, जिनमें 90 महिला प्रत्याशी हैं। वोटिंग सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक शुरू होगी और इस फेज में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य 6 मंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पर है। तो आज जिस अयोध्या में देश दुनिया की नजर है वहां पर वोट डाले जाएंगे और इसके अलावा रामनगरी चित्रकूट में भी वोटिंग है। तो तमाम मेहमान इसी पर हमारे साथ चर्चा में जुड़ेंगे, जिसमें 2 मेहमान अभी हमारे साथ यहां पर जुड़ गए हैं, जिसमें विवेक श्रीवास्तव नेता भाजपा हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बसपा नेता राजीव उपाध्याय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही कांग्रेस से नेता इकबाल अहमद हमारे साथ जुड़ेंगे और सपा नेता अंकुर त्रिपाठी भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ेंगे। आप सभी का बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले मेरा सवाल विवेक श्रीवास्तव जी आपसे ही है। आपसे जानना चाहेंगे कि आज जिन सीटों पर चुनाव है, हिंदुत्व को लेकर सबसे अहम सीटें वो मानी गई हैं, चाहे वो अयोध्या हो, चित्रकूट हो, प्रयागराज हो। इन सीटों पर चुनौती बीजेपी को काफी देखने को मिल रही है। जो राजनीतिक गणितज्ञ है उनका कहना है कि इस बार जो सीटें पिछली बार आसानी से आ गई थी, इस बार चुनौती है। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए अंकुल जी, मैं स्वयं अपने विधानसभा क्षेत्र इलाहाबाद पश्चिम में हूँ, प्रयागराज पश्चिम में जी। और मैंने मतदान किया और अपने पार्टी के बस्ते पे भी बैठा। और जहाँ तक मैंने देखा, कार्यकर्ताओं में और जनसामान्य में बड़ा उत्साह है। लोग बड़े उत्साह के साथ भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहे हैं। हमारा 5 साल का जो काम है, जो जनता के साथ हमारा जो तारतम्य रहा है, जो हमारे कार्यकर्ता उनके बीच उपस्थित रहे और जो हमारी योजनाओं की डिलीवरी जन जन तक पहुंची है, उसका परिणाम है कि जनमानस में एक उत्साह है मतदान के प्रति, तो लोग पूरे उत्साह के साथ मतदान कर रहे हैं। और करीब करीब हमारी जितनी प्रमुख सीटें हैं उसमें सारी सीटें हमें निकलती हुई दिख पड़ रही है, कहीं कोई हमारे मुकाबले में नहीं है। मैं स्वयं आज मतदान के लिए लखनऊ से चल करके अपने क्षेत्र में आया हूँ जी। और जितना जनता का उत्साह, कार्यकर्ताओं का उत्साह मुझे दिखा है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हम अपने पुराने परिणाम को फिर से दोहराने जा रहे हैं। हमारे साथ लड़ाई में कहीं कोई नहीं। बिल्कुल, लेकिन फिर भी जिस तरीके के मुद्दों को लेकर विपक्ष भुनाने की कोशिश लगातार कर रहे हैं और एक आरोप हमेशा से बीजेपी के ऊपर लगता आया है कि हिंदुत्व को आगे रखकर ये चुनाव लड़े जाते हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि ये सारी जितनी भी सीट्स हैं, चाहे वो अयोध्या हो, प्रयागराज हो, इन सब पर भी इसी तरीके से पहले चुनाव लड़े गए। देखिए अंशुल जी, हिंदुत्व हमारा प्राण है। हम सनातन संस्कृति की स्थापना के लिए संकल्पित हैं और वो हमारा एजेंडा है। हम अपने एजेंडे पे काम कर रहे हैं। हमारा हमेशा से ये जोर रहता है कि बहुसंख्यक समाज के मतों में बिखराव ना होने पाए।
विपक्ष मुद्दा विहीन है। विपक्ष जात की राजनीति करता है, समाज को बांटने की राजनीति करता है। यही आरोप हम तो आपके अपने ऊपर भी लगते हैं कि आप भी हिंदू और मुसलमान को बांट के वोट हासिल करते हैं। नहीं, हम तुष्टीकरण का विरोध करते हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तुष्टीकरण किसी का नहीं। हम जिन्ना की बात नहीं करते, गन्ना के दाम की बात करते हैं। हम पाकिस्तान को दुश्मन नंबर 2 नहीं मानते। हम उन शहीदों की शहादत का सम्मान करते जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ लड़ते लड़ते अपनी शहादत दी है, और जो हमारे नागरिक उस छद्म युद्ध में आज तक मारे गए, हम उनकी भी शहादत का सम्मान करते हैं। हम समाजवादी पार्टी की तरह देश के शहीदों का अपमान करने वाले लोग नहीं हैं। हम राम भक्त हैं और हमारे साथ भगवान राम का आशीर्वाद है, और हम भगवान राम के आशीर्वाद के साथ ही मैदान में जाते हैं। हम छद्म कालनेमी रूप धर करके हनुमानगढ़ी में मत्था टेकने नहीं जाते। बाप गोली चलावे, बेटा मत्था टेके, कोई जनेऊ कुर्ते के ऊपर से पहने, कोई माथे तक चंदन लपेट के घूमे। ये चुनाव 22 का निपट जाने दीजिए, जरा इस बार इन लोगों को और पराजय का स्वाद चखने दीजिए। ये लोग हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पे झाड़ू लगाते नजर आएंगे। चलिए, राजीव उपाध्याय जी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं, बसपा से हैं। राजीव जी, आपको क्या लगता है इस बार जो समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं, या जिन मुद्दों पर चुनाव लड़े गए थे, ये जो सीटें हैं जिसके ऊपर पिछली बार बीजेपी ने एक तरफा जीत हासिल की थी, राम मंदिर को लेकर, प्रयागराज को लेकर कि कुंभ का सबसे बड़ा मेला वहां पर रहेगा, चित्रकूट में भी राम कर्मभूमि को लेकर उन्होंने चुनाव यहाँ पर लड़े थे, इस बार क्या लग रहा है आपको? देखिए अंशुल जी, चुनाव केवल अयोध्या में नहीं हो रहे हैं, चित्रकूट में नहीं हो रहे हैं, जिन जनपदों में भी चुनाव हो रहे हैं। हॉट सीटें तो सर यही है ना? नहीं, हॉट सीट हर एक है। विधायक होता है, चाहे वो इलाहाबाद से जीता हो, और चाहे अयोध्या से, या चाहे गोंडा से जीता हो। तो हर एक सीट उतनी ही महत्वपूर्ण है अंशुल जी, जो जितनी महत्वपूर्ण। हॉट सीट तब होती जब योगी जी अयोध्या छोड़ कर न भागे होते, लड़े होते अयोध्या की किसी सीट पे, तो हॉट सीट हो जाती। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जब लड़ते हैं तो हॉट सीट कहलाती है। विपक्ष का कोई बड़ा नेता लड़ता है तो हॉट सीट कहलाती है। इस समय हॉट सीट तो सभी हैं, चाहे गोंडा से हम 4 विधायक जीत के आए और चाहे इलाहाबाद में जीत ले, सारी हॉट सीटें हैं। रही बात चुनाव की, तो हमारे मित्र अभी जिस तरह से बातें कर रहे थे, ये जनता को सुनावे कि हम बड़े राम भक्त हैं, श्याम भक्त हैं, सब कहने की बातें। ये जिस तरह के उत्तर प्रदेश के अंदर जनता के साथ धोखाधड़ी किया, राम भक्त में राम की परिभाषा ही बहुत अलग है। राम ने तो कभी द्वेष की भाषा ही नहीं बोली। भगवान राम ने तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम कहलाए क्यों? क्योंकि मर्यादित हो गए थे। नहीं तो उनके वंशज पहले तो कोई भगवान राम नहीं कहलाया था। दशरथ जी को दशरथ जी हम लोग जानते थे, लेकिन जब भगवान राम मर्यादित हो गए थे तो मर्यादा के साथ दे दिया गया। अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता में तो मर्यादा बचा ही नहीं, और न मर्यादित है नेता कार्यकर्ता सारे लोगों। तो कहने की जरूरत नहीं है कि हम भगवान राम के वंशज हैं, भगवान राम से मर्यादित हुए हैं। जो आदमी भगवान राम का, क्या हम भगवान राम के वंशज या मर्यादित नहीं है? इस तरह से मर्यादा में रहना सबसे पहली चीज है। दूसरी चीज, जो आज इलेक्शन लड़ रहे हैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग, या हम लोग लड़ रहे हैं, हम लोग मुद्दे पे बात कर रहे हैं। क्या हमने 2007 और 12 के बीच में ये चीजें किया था? अगर जनता को पसंद है तो वोट करे। ये किस चीज पे लड़ रहे हैं? ये पहले दिन से इनके बड़े बड़े नेता, जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, गृह मंत्री जी हैं, या मुख्यमंत्री, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, ये सारे लोग लाठी की चुनाव लड़ रहे हैं, गुंडे का चुनाव लड़ रहे हैं, मवाली का चुनाव लड़ रहे हैं, जेसीबी का चुनाव लड़ रहे हैं। विकास तो गौड़ हो गया, विकास तो कहीं दिख ही नहीं रहा है कि विकास पैदा भी हुआ कि नहीं हुआ है। इन 7 सालों की भारत सरकार और 5 सालों की उत्तर प्रदेश सरकार में विकास हो गया ठप। और जेसीबी तो हमारी नेता ने कल ही कहा कि जेसीबी किसके लिए बना। गिने चुने 2-3 जगहों पे आपने जेसीबी चलाई और उसके बाद कह दिया कि हमने उत्तर प्रदेश से माफिया साफ कर दिया। अगर आपने उत्तर प्रदेश से माफिया साफ कर दिया, गुंडे साफ कर दिए, तो आज गुंडे और मवाली कहाँ दिख रहे हैं? चलिए ठीक है, इस सवाल का जवाब ले लेते। बीजेपी हमारे साथ नहीं है। जी विवेक जी। देखिए अंशुल जी, राजीव जी जो भगवान राम की मर्यादा की बात कर रहे हैं, इसका मैं उत्तर एक छोटी सी उससे देना चाहता हूँ कि भीष्म पितामह जब सरसैया पे थे तो भगवान श्री कृष्ण उनके पास गए और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे माधव, जो ये हुआ युद्ध में, ये क्या उचित हुआ? तो उन्होंने कहा कि पितामह मैंने तो कुछ किया नहीं, जिन्होंने किया उनसे पूछिए।
तो उन्होंने कहा कि माधव हमको अभी चलोगे? तो माधव ने जो उत्तर दिया उनको बड़ा सारगर्भित उत्तर था। वो विश्व पितामह का जो प्रश्न था, गुरु द्रोण की हत्या और तमाम जो उसमें नियम थे, युद्ध के नियमों के विपरीत जो वार हुए थे, उस पे था। तो उन्होंने कहा था कि देखिए, पितामह सनातन संस्कृति में भगवान राम थे, उनके विपरीत प्रकांड पंडित रावण थे। हमारा पाला दुर्योधन शकुनी जैसे लोगों से पड़ा है। उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के इन नरेंद्र मोदी जी का पाला राहुल गांधी, अखिलेश यादव, इस जैसे लोगों से पड़ा है। तो उस सनातन संस्कृति की, भगवान राम की मर्यादा की अपेक्षा तो हमसे की ना जाए। ना हम अटल जी की मर्यादाओं को लेकर के आज चल पाने की स्थिति में हैं। कालखंड के हिसाब से, समय के हिसाब से मर्यादाएं अपनी सीमा निश्चित करती है। तो जो जिस भाषा में समझता है उसको उस भाषा में जवाब दिया जाता है। जो रही बात जिन अपराधियों के बुलडोजर चलने से हमारे मित्र को परेशानी है, वो अपराधी ऐसे अपने आप में सिंडिकेट क्रिमिनल थे कि उनको छेड़ने की हिम्मत IAS IPS कोई कर नहीं पाता था। मुख्यमंत्री भी अगर उनके पीछे पड़ता था तो भाग करके दूसरे प्रदेश के मुख्यमंत्री के फार्म हाउस में शरण ले लेते थे और प्रदेश सरकार की पुलिस दांत निपोर करके देखती रह जाती थी। ये पहली सरकार है योगी आदित्यनाथ जी की जिसने मुख्तार अंसारी को पंजाब के कानपुर वादा में बंद किया। वो कौन से आरोप हो गए थे जिनमें इन्होंने बंद कर रखा है? और धनंजय सिंह के ऊपर कौन से आरोप नहीं थे जिसमें चार्जशीट पुलिस ने बड़ा तत्काल में लगा दिया? जिस धनंजय सिंह से उत्तर प्रदेश का पूरा पूर्वांचल कामता हो, माफिया कहलाते हो, उसको चार्जशीट लगा देती है इनकी पुलिस। और अमिताभ विवेचना उनको जेल भेजती है। हम विवेचना को प्रभावित करने का काम नहीं, ये सारी विवेचना करना एजेंसी का काम है और उस पर कार्रवाई करना अदालत का काम है। बसपा सरकार में जिस तरह से मुख्तार अंसारी DGP कार्यालय में घूमते थे लाल लश्कर के साथ, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नहीं होने वाला है। राजीव जी परेशान न होंगे, बुलडोजर चलेगा। बुलडोजर में हम भी तेल डाल आए और लोग भी तेल डाल रहे हैं। बुलडोजर के बाद बुलडोजर फिर लेकिन उन माफियाओं पे चलेगा जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने शरण में पाल रखे हैं, जो 5 साल में माफिया भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में जो रहेगा वो सिद्धांत का पालन करेगा भाजपा के, वही बीजेपी में रह पाएगा। चलिए ठीक है विवेक जी, ठीक है राजेश जी, विवेक जी ठीक है। ये चीजें तय हो जाए कि क्या माफिया केवल उत्तर प्रदेश में 3 लोग हैं या 3 लाख में है? और अगर 3 लाख में है तो 3 को छोड़ के वो 2,97,997 कहाँ है? वो क्या भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लिए? अंशुल जी, इसी योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने अपराधी छाती पे तख्ती टांग करके थानों में सरेंडर की है। उत्तर प्रदेश के थानों ने कभी देखा नहीं था। आप लाख गाल बजा लीजिए, हमारे काम को आप झुठला नहीं सकते। चलिए ठीक है। में इनकी बौखलाहट ये है कि कल ये बलिया में जाते हैं तो मार्च 31 तक का राशन को कहते हैं कि आगे बढ़ाएंगे। अरे भाई, पहले ही बढ़ा दिए होते, क्योंकि आप देख रहे हो कि हमारी हार होने जा रही है। तो आप सोच रहे हो कि जैसे राशन नहीं फेंका जाता है कि लीजिए गरीब जनता को हम राशन और बढ़ा दे रहे हैं, ऐसा थोड़ी ना है। योजनाओं को सब लोग जानते हैं। ठीक है राजीव जी, अब आप भी तसल्ली से बात सुन लीजिए ना। सवाल आपने उठाए हैं तो उनको जवाब भी देने दीजिए ना। आप सुन ही नहीं रहे हैं वो क्या कह रहे हैं, क्या बुलडोजर किस पर चलवा रहे हैं, राशन पे भी उनसे जवाब लेने तो दीजिए। बुलडोजर तो चल ही नहीं रहा ना अंशुल जी, बुलडोजर तो चला कहाँ? बुलडोजर तो माफियाओं तो सब इनके साथ जुड़ गए। बुलडोजर तो तब माना जाता है जब बुलडोजर चला होता है और उसका जनपद वाइज दिखता कि ये देखिए बुलडोजर चला और ये फायदा दिखता है। ठीक है राजेश जी, तो चला केवल 3 आदमी पे। ठीक है, हमारे साथ बाकी जिन पे बुलडोजर चलना चाहिए वो भारतीय जनता पार्टी के मेंबरशिप हो गए या इनके सहयोगियों के मेंबर हो गए और ये चुनाव लड़ा रहे हैं उनको। ठीक है राजेश जी, माफिया की पत्नी जिला पंचायत के अध्यक्ष बन जाती हो, धनंजय सिंह को भारतीय जनता पार्टी का है कि हमारा नहीं भेजा था।
भारतीय जनता पार्टी का है कि हम सुशासन चला रहे हैं और वो माफिया अपने को चुनाव लड़के अपने पत्नी को जितवा लाता हो। चलिए ठीक, अंकुर जी इसको क्या कहेंगे आप? अरे ठीक है राजीव जी, मैं आगे भी डिबेट बढ़ा लूं कि आप ही आप बोलते रहेंगे? मैं और भी लोग हैं मेरे साथ में, सवाल ले लूं। अब आप जवाब भी आपको नहीं सुनना है, सवाल ही सवाल आप करे जा रहे हैं। पूछिए उनसे। तो मैं वही तो अभी 2 बार भी मैंने आपसे बोला, आपने सवाल कर लिया, मैं जवाब ले लूं उनसे। हमारे साथ अंकुर त्रिपाठी भी जुड़े हुए हैं। अंकुर जी, आप क्या कहेंगे? आपने इतनी पूरी बातचीत तो यहाँ पर सुन ही ली है, दोनों पक्ष भी आपने सुन लिया है। आपको क्या लगता है इस बार चुनाव में क्या होने वाला है? सबसे पहले अंशु जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो हमें बोलने का मौका मिला। और मैं एक चीज कहना चाहूंगा, डिबेट की गरिमा हमेशा बना के रखना चाहिए, एक दूसरे की बात को सुनना बिल्कुल, और फिर कहना, ये ज्यादा ठीक रहेगा। बिल्कुल। अब आते हैं मुद्दे पे। जैसा कि हमारे आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के साथी ने कहा कि ये राम की बात करते हैं, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। राम की बात तो करते हैं लेकिन राम जी का काम नहीं करते। राम जी का काम भी किया करें, क्योंकि राम का काम करेंगे अगर तो फिर देश बहुत बेहतर हो जाएगा। लेकिन ये राजनीति है, ये धर्म की बात नहीं है। अगर राम जी का बात करते हैं तो मंदिर मठ में किया करें, संत के प्रवचन में किया करें। राजनीति में राम जी का बात मत करें, क्योंकि राम जी इतने छोटे नहीं है, उनका कद इतना छोटा नहीं है कि वो राजनीति में बात करते हैं। राजनीति में अपना काम गिनवाएं, ये राजनीति में रोजगार गिनवाएं, ये राजनीति में विकास गिनवाएं, ये राजनीति में महिला सुरक्षा गिनवाएं। राम जी की बात करना बंद कर दें। उत्तर प्रदेश की राजनीति हो या भारत की राजनीति हो, क्या स्थितियां हैं ये उस पर बात करें, ये रोजगार की बात करें। जनता को कौन सा रोजगार ये दे रहे हैं, कितने लोगों को रोजगार देंगे, 2 करोड़ नौकरियों का क्या हुआ, उद्योग का क्या हुआ, विकास का क्या हुआ, इन पे ये डिस्कस करें। राम जी को राजनीति में ना लाएं, क्योंकि सबके आराध्य हैं। प्रभु श्री राम हम सब के आराध्य हैं और सबके मन मन में, सबके घट घट में बसते हैं प्रभु श्री राम। खैर इनके समझ से परे है, क्योंकि राम जी की राजनीति ये करते हैं। दूसरी बात, हमारे भाई जो थे कांग्रेस को, उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम का सिर्फ बात किया और इन्होंने पूरा महाभारत ही सुना डाला। खैर कोई बात नहीं, ये कहते हैं बाकी पार्टी के लोग जिन्ना की बात करते हैं, तो जिन्ना की बात कोई नहीं करता, लेकिन ये दंगे की बात जरूर करते हैं। ये दंगा करवाने का काम करते हैं। जिन्ना की बात जो है ये नहीं करते, लेकिन दंगा करवाते हैं और इससे ये परहेज करते हैं। और इनके पास कोई मुद्दा नहीं, जो इन्होंने कहा विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। देखिए, चिल्लाने से मुद्दे पैदा नहीं हो जाते, मुद्दे हमेशा धरातल में होते हैं। 5 किलो अगर अन्न देने से सबका जीवन कट जाता, ये वही काम करते हैं। 5 किलो अन्न देकर उनको संतुष्ट कर लें, जीवन नहीं कटता है। ये रोजगार देने का काम नहीं करेंगे, ये बाकी मुद्दों पे आने का काम नहीं करेंगे। इनको गणना कराना रहता है, चूंकि ये गणना लेके बस इनको गिनवाना रहता है। बार बार गुंडाराज इस सरकार में गुंडाराज तो जब सपा की सरकार थी तब सबसे ज्यादा भी आरोप लगे हैं कि सबसे ज्यादा गुंडाराज तो सपा की सरकार में हुआ। लगा है, वही मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि सपा चिल्लाना नहीं जानती है ना। इस सरकार में आप आंकड़े निकलवा लीजिए, इनसे डेढ़ा के हिसाब से FIR दर्ज हुए हैं, अपराध के अपराधी मुकदमे दर्ज हुए हैं। अभी हत्याओं की बात किया जाए, जिस हिसाब से आपको मैं बता दूं, 2-3 घटनाएं हुई। एक लड़की की हत्या होती है वाल्मीकि समाज की, और रात में प्रशासन उसका दाह संस्कार कराता मिट्टी का तेल छिड़क के। दूसरी बात, अभी तत्कालिक घटना बात करें, बहुत पुराने पे जाएंगे तो हमारे हो सकता भारतीय जनता पार्टी के साथी भूल गए हो, तो तत्कालिक बात करते हैं। काजल सिंह का जो हत्या हुआ गोरखपुर में, क्या ये भूल गए हैं? अगर अपराध नहीं हो रहा है तो क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग गोलियां चला रहे हैं और हत्याएं कर रहे हैं? वो बात करिए वहां का, क्या नाम है, इलाहाबाद का बात करिए। काजल पांडे नाम की लड़की एक थी, उसके साथ गैंगरेप हुआ, उसका हत्या हुआ, तो क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग ये सब काम शुरू कर दिए क्या? अगर ऐसी बात है तो बड़ा घिनौना बात की है, और अगर नहीं है तो ये अपराध है। एक बात और कहना चाहूंगा, ये लोग जो आज तक मैं बहुत दिन से सुनता आ रहा हूँ, ये लोग कहते हैं कि पप्पू है, ये कांग्रेस के जो अध्यक्ष रहे पूर्व, राहुल गांधी जी को पप्पू नाम देते हैं। पप्पू इनके वहां भी पैदा हो गए हैं, जो कहते हैं मोदी जी 24 घंटे सोते हैं तो गरीबों का विकास होता है। जो कहते हैं मैं मोदी जी के साथ 2003 से काम कर रहा हूँ, वैसे तो मैं 2080 से काम करता था, कि नया पप्पू पैदा हुआ है। जो कहते हैं कि 12 के बाद अगर आप इंटर करेंगे लैपटॉप दूंगा। 86 लाख कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के यहाँ, 46 लाख, माने 86 और 46 में अंतर नहीं पता। ऐसे ऐसे पप्पू भारतीय जनता पार्टी में है। चलिए ठीक है, हम किसी को डिफाइन नहीं करेंगे सर, विषय से ना भटकिए।
राम जी के नाम पे एक चीज और कहना चाहूंगा, जो ये बार बार कहते हैं राम जी को हम जानते हैं, तो हमारे आदरणीय पप्पू जी हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो ये कहते हैं जब रामायण चल रहा था तो राम जी ने भरत जी से कहा था जाओ रावण से कुछ सीख लो, हे मर्यादा पुरुषोत्तम। ये लोग मर्यादा पुरुषोत्तम है जो पप्पू 2 बन के आ रहे हैं। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी ठीक है अंकुर त्रिपाठी जी, ठीक है। विवेक जी क्या कहेंगे आप? आपके ऊपर आरोपों की तो बरसात कर दी इन्होंने। देखिए अंशुल जी, समाजवादी पार्टी के हमारे मित्र की समस्या ये है कि वो दंगे के दाग अपने छुपाना चाहते हैं। पूरे प्रदेश ने देखा कि मुजफ्फरनगर में दंगा कैसे बढ़ता। एक बेटी स्कूल से आ रही थी, उसको कुछ मुस्लिम नवयुवकों ने छेड़ा, उसके मामा और भाई गए उसके यहाँ शिकायत करने। शिकायत करके आके चाय की दुकान पे चाय पी रहे थे, मुस्लिम युवक आए, घेर करके उनको मारा, इतना मारा कि वो मर गए। मामला थाने तक गया, थाने से पे आजम खां का फोन आ गया कि किसी को गिरफ्तार न किया जाए, सबको छोड़ दिया जाए। इसी के बाद वहां पे बहू बेटी सम्मान बचाओ पंचायत हुआ, पूरे क्षेत्र के लोगों ने पंचायत की। पंचायत में ट्रैक्टर ट्राली से भर भर के लोग आ रहे थे। एक ट्रैक्टर ट्राली को रोक करके एक गांव विशेष में जात विशेष के लोगों ने काट डाला। कुछ लोग भाग करके अपने गांव पहुंचे, दंगा भड़क गया। ये जो बड़े रहनुमाई का वादा करते हैं, जब दंगा भड़का तो जो इनके रिफ्यूजी कैंपों में मुसलमान रह रहे थे, जिनके तुष्टीकरण के लिए खाते पीट पीट के ये मरे जाते हैं, उनके 60 बच्चे इनके रिफ्यूजी कैंपों में मर गए। और वो तब मरे जब अखिलेश यादव आलिया भट्ट का डांस देख रहे थे सैफई के एसी कैंपों में। और एक भी अधिकारी इनके द्वारा आज तक सस्पेंड नहीं किया गया मुजफ्फरनगर दंगों में। तो ये तो इनकी पार्टी की हाल है। तो ऐसे में जो स्थिति इनकी है वो किसी से छिपी नहीं है। ये लोग बेचैन हैं, ये दंगे के दाग धुलना चाहते हैं। कैराना इनके यहाँ जो लोग छोड़ करके गए उत्तर प्रदेश, उससे ये पिंड छुड़ाना चाहते हैं। ये जिन्ना का नाम लेना चाहते हैं, पाकिस्तान का नाम लेकर के वर्ग विशेष का तुष्टीकरण करके अपनी रोटी सेकना चाहते हैं। और ऐसा होने नहीं देंगी भारतीय जनता पार्टी। हमारे कार्यकर्ता इनको जन जन तक जाकर के बेनकाब किए। हम गन्ना की बात करते हैं, हमने गन्ने का बकाया निपटाया, गन्ना की बात नहीं करेंगे। हम एक्सप्रेसवे की बात करेंगे, उस पर बात नहीं करेंगे। हम मेडिकल कॉलेज की बात करेंगे, उसकी बात नहीं करेंगे। ये विकास की बात नहीं करेंगे। ये वही जाकर के जिन्ना, पाकिस्तान और वर्ग विशेष की राजनीति करेंगे। तो ये सब नहीं चलने वाली है। और हम जिस दिशा में देश को ले जा रहे हैं, हम अपने एजेंडे पे काम कर रहे हैं। देश आगे बढ़ रहा है, जनता का समर्थन हमारे साथ है। और हम इस चरण में भी अपने पुराने परिणाम से अच्छा करने जा रहे हैं। ठीक है अंकुर त्रिपाठी जी, आप कुछ कह रहे हैं? जी मैंने कहा अनुमति हो तो जवाब दूं इनका। बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल, ये एजेंडे पे ही अपने बस हो जा रहा है। जी मैं एजेंडे पे ही भारतीय जनता पार्टी अपने काम कर रही है। देश को बांटने का काम कर रही है, गरीबों को मारने का काम कर रही है, दंगा भड़काने का काम कर रही है, लोगों को फुटपाथ पे लाने का काम कर रही है। और हमको लगता है कि कम से कम 20 लाख कटोरे का ऑर्डर दिया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, ताकि जनता में बंटवाया जा सके और वो भीख मांगे। इनकी मानसिकता है। ये रोजगार छीन लिए सबका, ये सबके घर से निवाला छीन लिए हैं। और जो बात कर रहे हैं, फिर ये जिन्ना की बात देखिए, डीवीसी डिबेट में ये दूसरी बार जिन्ना का, जबकि मैंने जवाब दे दिया था, दोबारा ये जिन्ना की बात किए और फिर ये कहते हैं जिन्ना की बात हम करते हैं, जबकि जिन्ना की बात ये करते हैं। दूसरी बात, ये विकास की बात मैं अपने पहले ही बोला, ये राम जी की बात करते काम नहीं करते, फिर दोबारा इन्होंने राम जी का नाम लिया। तो और ये कह रहे हैं कि इनके पास रोजगार और विकास की बात करने के लिए नहीं है। साहब सरकार में आप हैं, जवाब आपको देना है। बार बार आप जिन्ना और राम जी पे जा रहे हैं। अब बात एक सांप्रदायिक समाज करते हैं और कहते कि इसको है समाजवादी पार्टी को। ये सांप्रदायिकता ये करना छोड़ दें और देश को भड़काना, बरगलाना, जाति और समाज को बांटना, धर्म की लड़ाई कराना ये छोड़ दें, तो कहीं कोई दंगा आज नहीं था। और रहा इनके सरकार की बात, तो दंगा कराने वाले ही तो सरकार में है। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं, जिस दिन दंगा कराने वाले सरकार से उतर जाएंगे, फिर देखिए दंगे गली गली होने लगेंगे। क्योंकि अब तो पैसे भी आ गए, सरकार में कोई धड़ल्ले से पैसा भी कमाया है लोगों ने, तो उसके बाद सत्ता का दुरुपयोग करके और उसके हिसाब से दंगे कराने का काम करेंगे। ठीक है राजीव उपाध्याय जी, आप भी कुछ कहना चाह रहे थे?
अंशुल जी, इनसे पूछिए कि वो भारत के प्रधानमंत्री जी नवाज शरीफ से मिलने गए थे तो कहाँ पाकिस्तान गए थे कि कहीं और गए थे, और उनकी अम्मा का पैर छूकर के आशीर्वाद देने चले गए, बिरयानी खाने गए थे। पाकिस्तान गए थे तो वो जिन्ना की भाषा बोल रहे थे कि कौन बोल रहा था। ये क्यों नहीं बताते हैं कि दोहरी चरित्र और दोगली चरित्र के कार्य करने वाली भारतीय जनता पार्टी अपने चरित्र में झांकने के बजाय सामने वाले के चरित्र पे ज्यादा वो करती है, लांछन लगाने का प्रयास करती है। आज जिस तरह की घटनाएं अभी अंकित जी कह रहे थे कि जिस तरह से हाथरस में हुआ, गोरखपुर में हुआ, बदायूं में हुआ, इलाहाबाद में हुआ, इन घटनाओं को इग्नोर करके ये कहाँ जा रहे हैं? ये कानून व्यवस्था इनको जनता देख चुकी है और इनको बाहर करने जा रही है। इनकी छटपटाहट ये है कि आज की डेट में नेता क्या बोल रहा है, इनके नेता, बड़े नेता क्या बोल रहे हैं, उनको खुद दिमाग नहीं काम कर रहा है कि कितना बोलना चाहिए और कहाँ अतिशयोक्ति बोल के चले जा रहे हैं। और जनता उसको मजाक के तौर पे सोशल मीडिया पे सर्वाइव कर रही है, चारों तरफ भेज रही है। ये सारी चीजें जनता जान चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी विचलित अवस्था में है। और आने वाला 10 तारीख भारतीय जनता पार्टी वो जो बुलडोजर रखी है, ये ले करके गोरखपुर बाबा जी रिटर्न हो जाएंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी का भी 24 में कार्यकाल खत्म हो जाएगा। जिस तरह की जनता ने मन बना लिया उत्तर प्रदेश की कि कम से कम भारतीय जनता पार्टी को विदाई करने का मन बना बैठी है और वो विदाई कर देगी। अंशुल जी, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। अभी हमको भी दूसरे चैनल पे जाना है जरा 1 बजे, तो आपसे क्षमा भी मांगेंगे कि आपके साथ। ठीक है, आपके सवाल का जवाब तो फिर भी ले लेना चाहिए। विवेक जी, क्या कहेंगे आप? देखिए अंशुल जी, ये लोग मुद्दा विहीन हैं, इन्हें बार बार इसी तरह की बातें करनी है। हमसे विकास पे बहस नहीं करना चाहते, अपने पुराने कार्यकाल की चर्चा नहीं सुनना चाहते और जनता के बीच कोरोना काल में गए नहीं, ट्वीट खेल रहे थे। ठीक, सब कुछ जनता के सामने आ चुका है, न ये अपना घर संभाल पा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जनता के बीच हैं और हमारी सारी योजनाओं का गुड गवर्नेंस के माध्यम से अंतिम व्यक्ति तक डिलीवरी पहुंच रही है। हमें जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। पिछले 2017 से भी अच्छा करने जा रहे हैं इस चरण में। हमारी यही है और हम स्वयं भी मतदान के, हमारी आपके माध्यम सबसे अपील है, सब लोग मतदान करें। ये राष्ट्रीय कर्तव्य है, सब लोग अपने इस कर्तव्य का निर्वहन करें। मेरा प्रणाम। ठीक है, बिल्कुल। अंकुर जी, आप क्या कहेंगे? जी, ये कहना जो इन्होंने कहा कि जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, जी बिल्कुल पूरा जनता का आशीर्वाद मिल रहा है और इतना आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है कि जैसे होता है कि ताकत हजम नहीं होती ना, और कहीं कहीं तो पथराव भी हो रहा है। उनको सम्मान में पत्थर तक मारे जा रहे हैं, इतना स्वागत हो रहा है, माला मिल ही नहीं रहा है, फूल हो नहीं रहा है, क्योंकि सारे फूल सूख चुके हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। तो पत्थरों का सर, लेकिन विकास की बात कर तो रही है उन्होंने, जो भी एजेंडे लेकर आए थे पिछली बार, चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो, विकास का मुद्दा हो, किया तो है उन्होंने कहीं ना कहीं। देखिए, राम मंदिर देखिए आस्था का विषय है, मैं सम्मान करता हूँ राम मंदिर के, मुद्दे सम्मान करता हूँ कि राम मंदिर का निर्माण हुआ, लेकिन आप समझिए बेरोजगारी से जो जुड़ा है उनको रोजगार चाहिए। जिस दिन भूख से लोग मर जाएंगे, ये मुद्दा ये नहीं बता रहे ना, ये राजनीति की बात है। हम राम जी हमारी आस्था के विषय हैं, राजनीति के विषय नहीं है। मैं बहुत स्पष्ट ये बात कहना चाहता हूँ। अगर इसको मुद्दा बनाना चाहते हैं राजनीति का, तो बड़े शर्म की बात है। अगर कोई अपने माता पिता की सेवा कर रहा है, उसको राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। समाज की सेवा कर रहा है तो राजनीतिक मुद्दा बनाए। माता पिता की सेवा करना उसका नैतिक जिम्मेदारी है। अगर वो राम मंदिर की बात आप कहेंगे तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, ये लिखित दे दे कि इनके आदेश पे राम मंदिर बना है, फिर ये देखें राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन और आदेश के अनुसार बना है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जो दिया, सारे लोगों की सुनवाई करते हुए जजमेंट उन्होंने दिया है कि इतना ये सही है और राम मंदिर जो राम जन्मभूमि जो है राम जी का था, इनके हिसाब से थोड़ी नहीं राम मंदिर ये बनाना चाह रहे हैं, तो उसी थोड़ी दिन के। चलिए अंकुर जी, ठीक है। ये जो चर्चा थी हम इसे कहीं और जा रहे थे, लेकिन आपने कहीं से और लेकर चले गए सारे। आप हमारे साथ जुड़े और इस पूरी चर्चा में शामिल हुए, बहुत धन्यवाद।
तो पांचवें चरण का दंगल अभी शुरुआत यहां पर हो गई है। वोटिंग चल रही है। शाम 6 बजे वोटिंग जो है वो बंद हो जाएगी और जितने भी दिग्गज हैं सबके जो किस्मत है वो ईवीएम में कैद हो जाएगी। अब आने वाला वक्त क्या है, बीजेपी को किस तरीके की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, सपा बसपा क्या खेल करती है इस बार, ये फिलहाल आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, क्योंकि सबसे पहले देश।